अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सक्सेस सोफा वर्चुअल। और ये वीडियो कंटिन्यूशन है उस सीक्वेंस की सीरीज़ की जो हमने शुरू की हुई थी, एंड दैट इज़ सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। इस सिलसिले में हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं कुरान को, हदीस को और इजमा को। मैं इनके लिंक्स जो हैं उस वीडियो के साथ पिन कर दूंगा। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी, काइंडली आप चाहें उस वीडियो को देखें। आज हम करने जा रहे हैं अनदर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, दैट इज कयास, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी जो क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, वो आप हमारे सेशंस में, ऑनलाइन सेशंस को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे कीजिए, तो ऑब्वियसली हम उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। बट एज पर द सिलेबस इट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। और वी स्टार्ट दिस वीडियो, लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यास होता क्या है, क्यास की लीगैलिटी क्या है, कुरान और हदीस में क्यास हमें कहाँ से मिलता है, सिमिलरली मॉडर्न लाइफ में हम क्यास कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्यास अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, और क्यास की सिग्निफिकेंस क्या है। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, सो यू नीड टू बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अपने नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट क्यास इज। So let's start discussing what qiyas is. Qiyas basically means analogical deduction. ये analogical deduction होती क्या है? इससे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि analogical deduction का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया था इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ से। इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में हमने डिस्कस किया था हमारी जो वीडियो थी इजमा वाली, की डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लीगल थिंकिंग या डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इस्लामिक फ़िक़्ह डेवलप किए थे। उसके अंदर हमने हनफी स्कूल ऑफ थॉट को थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के जो फाउंडिंग फादर हैं वो इमाम अबू हनीफ़ा हैं। इमाम अबू हनीफ़ा बेसिकली डेवलप दिस मेथड ऑफ एनालॉजिकल डिडक्शन। अब ये एनालॉजिकल डिडक्शन होती क्या है, एनालॉजिकल रीजनिंग होती क्या है? बेसिकली पुटिंग इट वेरी सिंपली, कि अगर हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें कुरान और हदीस में डायरेक्टली नहीं मिल रहा, या हमें कुरान और हदीस में उस चीज़ के ऊपर कोई नस नहीं मिल रही, नस मीन्स कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रही, अब हम क्या करेंगे कि हम कुरान और हदीस में कोई ऐसी चीज़ देखेंगे जो जो सिमिलर हो हमारी प्रॉब्लम्स के साथ, यानी हमारी जो अभी प्रॉब्लम है जिसका हमने सोल्यूशन निकालना है वो कोई रीज़न शेयर कर रही हो कुरान और हदीस की किसी एग्जाम्पल के साथ, और इसको लीगल टर्म्स में कहते हैं कोई इल्लत शेयर कर रही हो, कोई इला शेयर कर रही हो। इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं क्या होती है। तो बेसिकली हमारे पास एक कुरान और हदीस से एक हमारे पास इंस्पिरेशन एग्जिस्ट करेगी, उसकी सिमिलैरिटी अगर हमें मॉडर्न प्रॉब्लम में नज़र आ रही है तो हम उन दोनों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप सबको इसका पता होगा, एक हदीस है हमारे पास कि जिसमें हमने देखा कि हज़रत आयशा जो थी, शी वॉज नीडिंग दी डो, और जब वो आटा गूंद रही थी तो उनके हाथों में कुछ आटा लगा रह गया। प्रॉफिट ने दोबारा वजू करने का कहा और हज़रत आयशा ने वजू दोबारा परफॉर्म किया, एंड देन प्रॉफिट सेट के बेसिकली जो वो आटे की एक लेयर थी वो आपके नेल्स के ऊपर थी, जिसकी वजह से आपका वजू नहीं हो सका। अब इसी सिमिलर सिचुएशन को हम अप्लाई करते हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, कि जहाँ पे लड़कियाँ जब नेल कलर लगाती हैं तो उनको कहा जाता है कि उनका वजू नहीं होगा। सिमिलरली कोई भी अगर पेंट के साथ कोई भी काम कर रहा है तो उसके हाथों पे पेंट की क्लेयर बन जाएगी, तो अगर वो वजू करेगा उसका वजू नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने एक एग्जिस्टिंग हदीस से एनालॉजी ड्रॉ की एक मॉडर्न प्रॉब्लम की। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड क्यास। तो आई होप कि क्यास कॉन्सेप्चुअली आपको समझ आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट द लीगैलिटी ऑफ क्यास। लीगैलिटी ऑफ क्यास मीन्स कि क्यास की क्या हमें कुरान और हदीस में क्यास की के लिए कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है? जी जनाब, बिल्कुल मिलती है। हमारे पास सूरह ज़ुमर की एक आयत है दैट सेज कैन वी एंड वी हैव सर्टेनली presented for the people in this Quran for every kind of example that they might remember। तो इस वर्स के अंदर भी अगर आप देखें तो अल्लाह ये कह रहे हैं कि कुरान इज बीइंग यूज्ड एज एन एग्जांपल, और कुरान कैन बी यूज्ड एज एन एग्जांपल। हदीस के अंदर अगर हमें देखें तो हमें मुआज बिन जबल की बहुत फेमस हदीस है जो मुआज बिन जबल की मिलती है कि व्हेन प्रॉफिट अपॉइंटेड हिम एज द गवर्नर ऑफ यमन, तो प्रॉफिट ने उनसे पूछा कि मुआज जब आपके पास केसेस आएंगे, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द केस, एंड मुआज सेड ओके आई विल सॉल्व इट through the teachings of Quran। Prophet said, but if you don't find it in the Quran, he said, then I'll try to solve that with your conduct, with your sunnah। And Prophet said, okay, but if you can't do with that, and then lastly जो हजरत मुआज ने कहा वो ये कहा कि I'll use my own reasoning। तो यहाँ से भी legality of क्यास हमें मिल जाती है। Okay जी, let's move forward and let's discuss the process of क्यास। प्रोसेस ऑफ क्यास इन्वॉल्व्स बेसिकली 4 एलिमेंट्स। हम उन एलिमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास डिस्कस होता है दैट इज असल।
असल वो रूट है या वो इंस्पिरेशन है, वो वर्स है, वो हदीस है कि जहाँ से हम कोई भी असल या कोई भी अपनी जो सोर्स जिसको हम कंसिडर करेंगे या जिससे हम अपनी इंस्पिरेशन को डिड्यूस करेंगे, जिससे हम अपनी एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड असल। सिमिलरली अगले जो पिलर हमारे पास है क्यास के प्रोसेस के अंदर, दैट इज फरो। फरो वो एक्सटेंशन है या वो क्वेश्चन है कि जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम है कि जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन दोनों प्रॉब्लम यानी असल और फरो के बीच में जो जो कनेक्शन होगा, जो इस्टेब्लिशिंग जो कॉमनैलिटी होगी, जो उसके अंदर एक कॉमन रीज़न होगी कि जिसकी बेस पे हम लोग जो है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इल्लत और इला, बोथ आर फाइन। दैट इज कॉल्ड इल्लत, यानी वो कॉमन बात, वो कॉज जिसकी वजह से हम लोग इसको इन दोनों के बीच में, असल के बीच में और फरो के बीच में कनेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इल्लत। मूविंग फॉरवर्ड, तो इन इस सारे इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा, दैट इज नोन एज हुक्म, और हुक्म मींस वर्डिक्ट। So, by the usage of this asal, I mean root, faro, the extension, illa, the cause, and hukam verdict, we actually perform qiyas. Interestingly, there are certain scholars के जो qiyas के अंदर जो human analogy या human effort involved है, उसकी वजह से they disagree with the qiyas. They have certain other reasons as well. But ये आपका 4 mark का question है. Do prepare that कि why do people, why do certain scholars go against the process of qiyas. Now let's have a little talk about the significance of qiyas, or why do we even need qiyas. The first and foremost important need of the qiyas is कि अगर हमारे पास qiyas है तो qiyas इस्लामिक लॉ को फ्लेक्सिबल करता है कि वो हर टाइम की हर प्रॉब्लम को एड्रेस करे। सो जो इस्लाम की यूनिवर्सलिटी है, यूनिवर्सलिटी मीन कि इट इज़ देयर फॉर एवरीबॉडी फॉर ऑल द टाइम्स, तो उस यूनिवर्सलिटी के लिए क्यास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों के पास कोई मैकेनिज्म हो कि आफ्टर कुरान और हदीस दे कुड सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। सिमिलरली क्यास जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कुरान और हदीस नहीं है, तो क्यास बेसिकली डिपेंडेंट है कुरान और हदीस के ऊपर, जैसे कि हमने देखा कि जो फ़रो है वो अपनी असल की तरफ ही जाती है, इल्लत असल से ही ली जाती है, तो क्यास जो है वो डिपेंडेंट है कुरान और हदीस के ऊपर। तो इसकी वजह से ही अ, अ, जो रिलेशनशिप है बिटवीन सेकेंडरी सोर्सेज वो लिमिटेड रहता है विद द प्राइमरी सोर्सेज, तो अल्टीमेटली हम लोग लिंक रहते हैं प्राइमरी सोर्सेज के साथ। सो सिमिलरली वी कैन ड्रॉ मैनी अदर रीजंस एंड वी कैन टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्यास। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा क्यास का। इफ यू स्टिल फील एनी काइंड ऑफ नीड, मोस्ट वेलकम टू कमेंट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, सो दैट हम जल्दी से आपके बाकी सिलेबस को भी अपलोड कर सकें। तो आई होप के you guys will be supporting us with all the enthusiasm that you have. Thank you.